इंडिया में जो स्वास्थ्य चिकित्साएं हैं, हेल्थ केयर सिस्टम, वो 5 एजेंसियों के द्वारा दिया जाता है। एक जिसको हम कहते हैं पब्लिक हेल्थ सेक्टर, ये सरकारी सेक्टर है जो सरकार चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करती है। ये दिया जाता है अलग अलग लेवल्स पे। एक होता है प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल, मतलब कि प्राथमिक चिकित्सा, जो शुरू में सबसे पहले आप हेल्थ चिकित्सा देने वालों से मिलते हैं, तो वो होती है प्राइमरी हेल्थ केयर, और वो दी जाती है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और सब सेंटरों के द्वारा। फिर अगली लेवल आता है सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर, मतलब छोटे मोटे इलाज से ज़्यादा की ज़रूरत है तो सेकेंडरी के हेल्थ केयर चाहिए होती है, और उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इलाज की ज़रूरत है तो टर्शरी हेल्थ केयर लेवल पे चाहिए होती है। ये सुविधाएं सरकार देती है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, गांव के अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, स्पेशली हॉस्पिटल, टीचिंग हॉस्पिटल के द्वारा। उसके अलावा कुछ सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, जैसे कि ESI, CGHS, इनके अपने भी हॉस्पिटल्स हैं, खुद भी चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करती हैं, स्पेशली ESI। और बाकी कुछ सरकारी एजेंसीज जो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए स्वास्थ्य चिकित्सा प्रदान करती हैं, जैसे कि डिफेंस सर्विसेज, हमारी सेना, रेलवेज। दूसरी है प्राइवेट सेक्टर, गैर सरकारी संस्थाएं। इस पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स आते हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम्स आते हैं, पॉलीक्लिनिक्स होते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर्स जो अपने क्लिनिक पे बैठते हैं। फिर तीसरा इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसको आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी, इनको प्रदान करने वाले जो डॉक्टर्स होते हैं वो इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। ये अपनी अलग इनकी भी एक चिकित्सा प्रणाली है। चौथा वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज, जिसको कि आप NGOs भी कहते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ये कम पैसों में या फ्री में चिकित्सा सेवाएं प्रदान करती है ज़रूरतमंद लोगों के लिए। और पांचवा है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, वो प्रोग्राम्स जो स्पेशली किसी बीमारी के लिए बने हैं, और सरकार में सबसे ऊपर से लेके नीचे गांव तक सारी सुविधाएं इस प्रोग्राम के अंदर दी जाती हैं। तो ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर से अलग होते हुए भारत की जो चिकित्सा सेवा डिलीवरी है, हेल्थ केयर डिलीवरी, वो समझने के लिए पहले हमको भारत का एडमिनिस्ट्रेशन समझना होगा। तो यहाँ पे हम आपको शॉर्ट में भारत का एडमिनिस्ट्रेशन बताते हैं। इंडिया जो है वो एक जोन्स में डिवाइडेड है। आप ये कलर्स देख रहे हैं, 6 जोन्स, 6 कलर्स। ये जो एक जोन है ये कुछ स्टेट्स का ग्रुप है। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इंडिया स्टेट्स में डिवाइडेड है, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, राज्य और यूनियन टेरिटरीज। तो ये जो राज्य हैं इनकी भी फर्दर डिवीजन होती है डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसको कि हिंदी में कहते हैं जिला। ये जो जिला है ये फाइनल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, एक यूनिट जिसका अपने आप की पूरी एक सरकार होती है। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट है, हम जो फाइनल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है जिसकी कि अपनी सरकार होती है, वो डिस्ट्रिक्ट को भी काफ़ी बड़ा होता है ये डिस्ट्रिक्ट। तो इस डिस्ट्रिक्ट को भी छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिनको कहते हैं सब डिस्ट्रिक्ट, या हिंदी में कहते हैं तहसील, तालुक या मंडल। अलग अलग देश के हिस्सों में इनको तहसील कहा जाता है, या तालुक या मंडल। ये डिस्ट्रिक्ट में कुछ गांव वाले एरिया होते हैं, रूरल एरिया जिनको बोलते हैं, और कुछ अर्बन एरिया होते हैं, शहरी। जो गांव वाले एरिया होते हैं, रूरल एरिया, उनमें कुछ कुछ गांव के झुंड होते हैं, इनको कहते हैं ब्लॉक्स। और जो अर्बन एरिया है, शहरी एरिया, इसमें छोटे से लेके बड़े बड़े शहर तक होते हैं। और इनमें ये जो शहर है इनको गवर्न करती है इनकी म्यूनिसिपैलिटीज़, मतलब कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। तो ये है ये एक डिस्ट्रिक्ट जो कि सब डिस्ट्रिक्ट या तहसील, तालुक, मंडल में डिवाइडेड है। उसके जो रूरल एरियाज़ है, जो गांव वाले एरियाज़ हैं, उनको, और छोटे छोटे एरियाज में ताल्लुक वगैरह है जहाँ पंचायत वगैरह होती है, और जो शहरी एरियाज होते हैं उनको नगर पालिकाएँ या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस गवर्न करती हैं। अब हम बात करेंगे सरकारी चिकित्सा सुविधाओं की, जो कि एक लेयर्स में ऑर्गेनाइज्ड है। तो ये शुरू हो जाता है एक गांव के लेयर से।
एक गांव में जैसे कि एक आशा होती है, सबसे पहले आप किसके पास जाएंगे? अगर आप एक छोटे गांव में रहते हैं और आपको थोड़ी मोड़ी कोई बीमारी है या कोई भी बड़ी कैसी भी बीमारी है, सबसे पहले आप अपनी आशा के पास जाएंगे जो वहाँ पे काम करती है। तो विलेज लेवल, गांव के लेवल से शुरू होती है, उसके ऊपर है सब सेंटर लेवल, कुछ गाँव के लिए एक, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र। ये काफ़ी गाँव के बीच में या डिस्ट्रिक्ट में कुछ दो तीन होते हैं। उसके ऊपर होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जैसे ट्रीटमेंट के लिए थोड़ी सी ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है जो कि प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पे नहीं हो पा रहा है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर से नहीं हैंडल हो पा रहा है, तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे जहाँ पे स्पेशलिस्ट बैठे होते हैं वहाँ जाते हैं। उसके ऊपर होते हैं रूरल हॉस्पिटल्स, मतलब गाँव के लेवल के, पूरे गाँव के लेवल का डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक हॉस्पिटल। और उसके भी ऊपर होते हैं स्टेट के लेवल के हॉस्पिटल, राज्य के लेवल के हॉस्पिटल या रीजनल लेवल के हॉस्पिटल, टीचिंग हॉस्पिटल या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स, पूरे नेशनल लेवल के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स। अब विलेज, सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स ये मिलके देते हैं प्राइमरी लेवल हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल मतलब छोटी मोटी बीमारियाँ और उससे थोड़ी ज़्यादा बीमारियाँ ये यहाँ पे ठीक की जाती है। लेकिन अगर कोई ऐसी बीमारी है जो यहाँ पे हैंडल नहीं हो सकती, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा ज़्यादा और कोई इलाज चाहिए, छोटे मोटे ऑपरेशंस चाहिए, तो वो कम्युनिटी हेल्थ सेकेंडरी लेवल हेल्थ लेवल पे जाते हैं, सेकेंडरी हेल्थ केयर लेवल बोलते हैं, जो कि दी जाती है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से द्वारा या रूरल हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल के द्वारा। इसमें ऑपरेशन वगैरह हो जाते हैं। फिर बीमारी में कॉम्प्लिकेशन अगर और भी ज़्यादा है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड इलाज चाहिए, जैसे कि कैंसर्स और बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज है, तो वो स्टेट लेवल या रीजनल लेवल या नेशनल लेवल के हॉस्पिटल्स में या टीचिंग हॉस्पिटल्स में मिलती हैं, और उस लेवल को कहते हैं टर्शरी हेल्थ केयर लेवल। आपको शॉर्ट में बता दें कि हमारा देश कैसे चलाया जाता है। सबसे ऊपर है सेंटर या केंद्र जो पूरे देश को चलाती है। उसके नीचे है जो हमने बात की थी राज्य। राज्य फिर हमने कहा था डिवाइडेड है डिस्ट्रिक्ट्स में, जो कि अपने आप में सबसे छोटी यूनिट है जिसमें पूरी सरकार होती है। फिर जो डिस्ट्रिक्ट होता है वो सब डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड होता है, जो कि उसका गांव वाला एरिया है। और सब डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक्स होते हैं, कुछ गांव मिला के एक ब्लॉक बनता है, और फिर सबसे नीचे आ गया गांव, एक अकेला गांव। फिर जो डिस्ट्रिक्ट के अर्बन एरियाज़ होते हैं, शहरी एरियाज़ होते हैं, उसमें होते हैं छोटे या बड़े शहर, और ये शहर चलाए जाते हैं म्यूनिसिपल बॉडीज़ के द्वारा। छोटा शहर है तो म्यूनिसिपैलिटी, बड़े में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। और शहर डिवाइडेड होते हैं वार्ड्स में, और म्यूनिसिपल बॉडी अलग अलग वार्ड को चलाती है। अब सेंटर पे केंद्रीय सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो कि हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री, और हेल्थ के लिए जिम्मेदार होती है केंद्रीय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। स्टेट लेवल पे कौन हेड करता है? चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री, और हेल्थ के लिए है स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन हेड करता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है वो उस डिस्ट्रिक्ट के हेल्थ सर्विसेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर सब डिस्ट्रिक्ट पे और ब्लॉक लेवल पे होता है BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर वगैरह, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो मेन डिस्ट्रिक्ट पे होती है। जैसे हमने बात किया डिस्ट्रिक्ट जो है वो मेन एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है, उसके नीचे ब्लॉक्स में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर वगैरह अपॉइंट होते हैं ताकि वो वहाँ लोकल लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। म्यूनिसिपल बॉडी में मेयर हेड करता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपैलिटी को, और म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर हेल्थ का इंचार्ज होता है। तो भारत में जो सरकारी सिस्टम है हेल्थ केयर प्रोवाइड करने का, उसकी एक छोटी सी हिस्ट्री आपको बताते हैं। 1975 में श्रीवास्तव कमेटी रिपोर्ट आई, उस पर बेस्ड गवर्नमेंट ने रूरल हेल्थ स्कीम लॉन्च की, जो कि 3 टियर सिस्टम, 3 लेवल के सिस्टम की चिकित्सा दी जाती थी। 3 जो कि हमने पीछे बात की, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, 3 टियर सिस्टम थी। फिर 1978 में आमा आटा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसने कहा कि एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ हेल्थ फॉर ऑल अचीव करना है हमको किसी भी तरह से। तो वो करने की वजह से हमने कि हम कैसे उसे अचीव करेंगे, नेशनल हेल्थ पॉलिसी लाई 1983 में। फिर एक रिवाइज नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई 2000 में।
नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2002 में आई, और फिर 2005 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया, जिससे हम हेल्थ फॉर ऑल अचीव कर सकें। अब प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल जो है इंडिया का प्राथमिक चिकित्सा प्रणाली, उसमें एक गांव के लेवल पे कौन होता है? एक गांव के लेवल पे ये 4 तरह की स्कीम चलती होती हैं। विलेज हेल्थ गाइड स्कीम, ट्रेंड लोकल दाई, लोकल जो दाई होती हैं, आईसीडीएस सिस्टम स्कीम, आईसीडीएस स्कीम, और आशा स्कीम। आपने सुना होगा आशा के बारे में। ये जो वर्कर होते हैं जो गांव में काम करते हैं, ये चुने जाते हैं उस गांव की पॉपुलेशन में से ही, जो गांव में लोग रहते हैं उनमें से ही एक को चुन लिया जाता है, और इससे यह कि लोग अपनी हेल्थ के लिए खुद जिम्मेदार हो जाते हैं, और इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी हो जाती है। मतलब कि लोग खुद भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो सबसे लो नीचे का लेवल का वर्कर है वो खुद कम्युनिटी में से है। ये लोग फुल टाइम गवर्नमेंट फंक्शनरी नहीं होते हैं, मतलब कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं है। ये कम्युनिटी में से चूज़ करके और ट्रेन किए जाते हैं ताकि ये लोगों की प्रॉब्लम सुन सकें, और इनको उनको समझ में आ सके कि क्या ये अपने लेवल पे सॉल्व की जा सकती है या इसको स्वास्थ्य चिकित्साओं के पास ले जाने की ज़रूरत है। तो क्योंकि वो सरकारी मुलाजिम नहीं होते हैं, अपना काम कर सकते हैं, और बस थोड़ा सा टाइम उनको कुछ घंटे निकालने होते हैं रोज़, ताकि कम्युनिटी हेल्थ वर्क कर सके, लोगों से हेल्थ के बारे में बात कर सके, उन्हें हेल्थ के बारे में सिखा सके और उनकी प्रॉब्लम सुन सके। इस काम के लिए उनको थोड़ी बहुत ऑनरेरियम दिया जाता है, जिसको कि सैलरी नहीं कहते हैं, ऑनरेरियम कहते हैं, क्योंकि वो रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है। विलेज हेल्थ गाइड, ये स्कीम शुरू हुई थी 2 अक्टूबर 1977 में। ये स्कीम सारी स्टेट्स में लॉन्च हुई थी, लेकिन कुछ स्टेट्स में इस तरह की ऑलरेडी कोई स्कीम चल रही थी, तो उनमें ये नहीं लॉन्च की गई थी। ये स्टेट थी केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। अब ये जो विलेज हेल्थ गाइड थी, ये चूज़ की जाती थी कम्युनिटी में से, और ज़्यादातर ये कोई लेडी ही होती थी। और बाद में ये डिसाइड किया गया था कि अगर कहीं पे मेल विलेज हेल्थ गाइड है भी, तो उसको टाइम के साथ रिप्लेस करके किसी लेडी विलेज हेल्थ गाइड से रिप्लेस कर दिया जाएगा, ताकि फ्यूचर में सारी हेल्थ गाइड्स कोई औरतें ही हों। ये विलेज हेल्थ गाइड कौन बनेगा, ये वही लोकल गांव वाले चूज़ करते थे कि हमारे गांव में विलेज हेल्थ गाइड कौन बनेगी। लेकिन कुछ गाइडलाइंस थी कि ये नहीं आप किसी को भी चूज़ कर लो। कुछ गाइडलाइंस सेट थी कि वो जिसको चूज़ करेंगे वो लेडी उस गांव की परमानेंट मेंबर होनी चाहिए। ये नहीं है कि अभी वो 18-19 साल की लड़की है जो कि कल शादी होकर चली जाएगी या पढ़ने के लिए कोई बाहर चला जाएगा, ये कि वो परमानेंट मेंबर हो, वो वहीं रहेगा अगले कई साल तक। दूसरा, उस कैंडिडेट को पढ़ना लिखना आना चाहिए और कम से कम 6ठी क्लास तक पढ़ा लिखा होना चाहिए। तीसरा, सारे कम्युनिटी उसको, सबकी कम्युनिटी, गांव के हर कम्युनिटी की से रजामंदी से सिलेक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि जी हमारे यहाँ तो ये आते ही नहीं है, हम इससे नहीं लेंगे, ये तो उसे वहीं ज़्यादा रहते हैं। सब लोगों की रजामंदी से सिलेक्ट किया जाना चाहिए, उस गांव के हर बंदे की रजामंदी से। और उस बंदे के पास इतना टाइम होना चाहिए कि वो रोज़ 2-3 घंटे कम्युनिटी हेल्थ के लिए निकाल सके। और विलेज हेल्थ गाइड जब एक बार सिलेक्ट हो जाता था, तो उसको एक छोटी सी ट्रेनिंग मिलती थी 200 आवर्स की, 200 घंटे की, जिसमें उसको हर महीने जितना भी टाइम लगे 200 रुपये मिलते थे ट्रेनिंग के दौरान। एक बार विलेज हेल्थ गाइड ट्रेन हो गई तो उसको मिलता था एक वर्किंग मैनुअल, मतलब एक छोटी सी बुक जिसमें लिखा होता था कि कैसे कैसे क्या करना है। सिंपल मेडिसिन की एक किट मिलती थी जिसमें कि अंग्रेजी दवाइयाँ भी होती थी और जो यूनानी आयुर्वेदिक ये वाली दवाइयाँ भी जो लोकल चलती थी वो होती थी। और उनको लिस्ट दी जाती थी कि आपकी क्या क्या ड्यूटीज़ है, जो कि होती थी छोटी मोटी बीमारियों का इलाज और ज़रूरत होने पे टाइमली रेफ़र कर देना, ऊपर के लेवल पे रेफ़र कर देना। फर्स्ट एड सिखाया जाता था उनको, माँ और बच्चे की देखभाल, फैमिली प्लानिंग के तरीके, हेल्थ एजुकेशन और साफ़ सफाई सैनिटेशन।
ये उनको ड्यूटीज़ होती थी। विलेज हेल्थ गाइड एक बार ट्रेन हो गई तो उसको 50 रुपये पर मंथ से शुरुआत की जाती थी ऑनरेरियम, और फिर धीरे धीरे ये टाइम के साथ रिवाइज होता जाता था, और 600 रुपये की दवाइयाँ दी जाती थी 1 साल में एक बार। एक बार ट्रेन एक गांव से एक विलेज हेल्थ गाइड ट्रेन हो जाती थी तो उसके बाद कम से कम 3 साल तक कोई और ट्रेन नहीं होता था, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी सारे विलेजेस कवर करने थे, सारे गांव कवर करने थे, और इसमें पैसे भी लगते थे। टारगेट ये था कि हर गांव में कम से कम एक विलेज हेल्थ गाइड हो। लेकिन अब ये विलेज हेल्थ गाइड धीरे धीरे ख़त्म हो गई है, और जो गांव के लेवल पे कम्युनिटी हेल्थ वर्क होता है वो कराया जाता है आशा के द्वारा, आंगनवाड़ी वर्कर के द्वारा और ट्रेंड दाइज के द्वारा। लोकल दाई, वो दाई का नाम आपने सुना होगा, ये वो दाइयाँ होती हैं जिनको कि गांव में किसी बच्चा पैदा होने के टाइम पे अगर घर में बच्चा पैदा कोई कर रहे हैं तो सबसे पहले इनकी सहायता ली जाती है, इनको ही ढूंढ के लाया जाता है। तो सदियों से ये प्रथा दाई की चली आ रही है। तो ये डिसाइड किया गया रूरल हेल्थ स्कीम के अंदर कि इन दाई को हम साइंटिफिक ट्रेनिंग देंगे जिससे कि वो साफ़ सफाई के साथ बच्चे को पैदा कर सके और सही से बच्चा पैदा कर सके। इन दाइयों की ट्रेनिंग, एक दाई की ट्रेनिंग 30 दिनों के लिए ट्रेन किया जाता है, 30 वर्किंग डेज, जिसके दौरान उनको 200 रुपये का स्टाइपेंड मिलता है। ये ट्रेनिंग कहाँ होती है? पड़ोस के प्राइमरी चिकित्सा केंद्र पे, पीएचसी पे, या सब सेंटर पे, या एमसीएच सेंटर पे, जहाँ पे भी जो भी सबसे पास हो ट्रेनिंग मिलती है। हफ्ते में 2 दिन तो सेंटर में ट्रेनिंग मिलती है कि गर्भवती महिला को कैसे देखना है और डिलीवरी कैसे करनी है। जो हफ्ते के बचे हुए 4 दिन होते हैं उसमें जो हेल्थ वर्कर अपनी विजिट पे जाती है उनके साथ दाई भी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान कम से कम 2 डिलीवरी दाई से कंडक्ट करवाई जाती हैं। किसके आंखों के सामने? हेल्थ वर्कर की आंखों के सामने, या एएनएम की आंखों के सामने, या हेल्थ असिस्टेंट की आंखों के सामने 2 डिलीवरीज दाई कंडक्ट करती हैं। और सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है साफ़ सफाई, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एसेप्सिस। जब घर पर डिलीवरी होती है तो साफ़ सफाई कैसे रखी जाए ताकि ना माँ को और ना बच्चे को कोई इन्फेक्शन हो, क्योंकि इन्फेक्शन एक मेजर कारण है माँ और बच्चे की मृत्यु का। जब एक दाई की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो उसको एक डिलीवरी किट दी जाती है और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि ये ट्रेन दाई है। दाई को ट्रेनिंग इसकी भी दी जाती है कि वो लोगों को सीमित बच्चे पैदा करने की सलाह दें और उनको बता सके कैसे ऐसे फैमिली प्लानिंग की जा सकती है। और नेशनल टारगेट ये है कि हर गांव में कम से कम एक दाई ट्रेन जरूर होनी चाहिए। दूसरी तरह की वर्कर जो एक गांव के लेवल पे काम करती है वो होती है आंगनवाड़ी वर्कर। आंगनवाड़ी वर्कर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर नहीं होती है, ये है आईसीडीएस स्कीम के अंडर, सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री की आईसीडीएस स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम। एक आंगनवाड़ी वर्कर होती है 400 से 800 की पॉपुलेशन के लिए। आंगनवाड़ी वर्कर को भी उसी कम्युनिटी से चुना जाता है जिसमें वो काम करती है। फिर चुनने के बाद उसको 4 महीने की ट्रेनिंग मिलती है। आंगनवाड़ी वर्कर को किस चीज़ में ट्रेनिंग मिलती है? हेल्थ की कुछ हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, खाने पीने के बारे में, और पोषण के बारे में, और चाइल्ड डेवलपमेंट के, बच्चे कैसा ग्रो करता है इसके बारे में। और जब वो ट्रेन हो जाती है तो उसको ऑनरेरियम मिलता है 1500 पर मंथ, और ये भी रिवाइज होता है टाइम के साथ। आंगनवाड़ी वर्कर क्या क्या सर्विसेज देती है? वो हेल्थ चेकअप करवाती है अपने बेनिफिशियरीज़ का। हेल्थ चेकअप खुद नहीं करती है, हेल्थ चेकअप अरेंज करवाती है। वहाँ पीएचसी के डॉक्टर को बुला सकती है, या कोई डॉक्टर एनजीओ का हो किसी को, वो हेल्थ चेकअप के लिए अरेंज करती है। ग्रोथ चार्ट मॉनिटरिंग, बच्चे का वज़न लेना हर महीने, ग्रोथ चार्ट पर लगा के देखना कि वो ठीक से बढ़ रहा है कि नहीं। फिर इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण खुद नहीं करती है, टीकाकरण अरेंज करवाती है कि इस दिन आंगनवाड़ी पे टीकाकरण होगा तो सारे बच्चों वहाँ पे पहुँच जाए और ले लें। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, घर के खाने के अलावा ऊपर थोड़ा पोषण। हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य के बारे में ज्ञान देना।
नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन मतलब बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ाना लिखाना। नॉन फॉर्मल इसलिए बोला जाता है क्योंकि स्कूल से कोई सर्टिफिकेट तो मिलेगा नहीं, लेकिन बच्चों को फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ाना लिखाना, जानकारी देना। और रेफरल भी इसकी एक सर्विस है, मतलब उसको कोई लगे कि बच्चा बीमार है या कोई बेनिफिशियरी बीमार है तो उसको कहाँ किस डॉक्टर के पास भेजना है, रेफरल बोलते हैं उसको। तो आंगनवाड़ी वर्कर ICDS स्कीम की बेनिफिशियरी कौन होते हैं, कि कौन कौन इस सुविधाओं का लाभ उठा सकता है? वो माँ जो दूध पिला रही है, प्रेग्नेंट वुमेन जो माँ बनने वाली हैं, वुमेन जो माँ बनने की उम्र में है 15 से 49 साल तक की, 6 साल से छोटे बच्चे और किशोर लड़कियां। अब बात आती है आशा की। आशा जो कि जिसका कि फुल फॉर्म है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। आशा बनाई गई थी पहली बार नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत। आशा कौन हो सकती है? एक ऑब्वियसली लेडी होनी चाहिए, उस गांव की परमानेंट रेजिडेंट होनी चाहिए, तो जो उस गांव में ब्याह करके लाई गई है वो प्रेफर की जाती है। फिर उसकी एज ग्रुप होनी चाहिए 25 से 45 साल के बीच में, पढ़ी लिखी होनी चाहिए 8वीं क्लास तक कम से कम, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, लोगों से बातचीत कर सके, एक ग्रुप को बिठा के उनको समझा सके, लोगों को साथ लेके चलने की क्वालिटी होनी चाहिए जिसको कि लीडरशिप क्वालिटी कहते हैं। और ऐसे लोग को चूज़ करने के बाद उसको ट्रेनिंग दी जाती है और फिर एक ड्रग मतलब दवाइयों की किट दी जाती है ताकि वो छोटी मोटी बीमारियों का इलाज कर सके या कोई भी बीमारी का इनिशियल इलाज कर सके इससे पहले कि उसको बड़ी जगह पे लिया जा सके। और आशा की एक बार ट्रेनिंग होगी तो ये नहीं कि एक बार ट्रेनिंग करके छोड़ दिया, जब वो काम करती है तो बीच बीच में उसकी रेगुलर ट्रेनिंग होती रहती है जिसको कहते हैं इन सर्विस ट्रेनिंग। उसके अलावा जो आशा है उसको कोई ऑनरेरियम नहीं दिया जाता है, सच कोई फिक्स्ड ऑनरेरियम नहीं होता है। वो जो काम करती है उसके हिसाब से उसको इंसेंटिव दिया जाता है, जैसे कि वो किसी बच्चे का टीकाकरण पूरा करवाती है तो उसको कुछ फिक्स पैसे मिलते हैं। प्रेग्नेंट औरत को, माँ जो बनने वाली है, उनको रेफ़र करना, उनको साथ लेके अस्पताल तक लाना ताकि वो अस्पताल में डिलीवरी हो सके, उसके पैसे उसको मिलते हैं। बच्चा पैदा होने के बाद जो वो बच्चे की और माँ की केयर करती है उसको विजिट के पैसे उसको मिलते हैं। लोगों को मोटिवेट करके घरों में टॉयलेट बनवाने में हेल्प करे उसके मिलते हैं। इससे हर चीज़ के उसको इंसेंटिव मिलते हैं। जो नॉर्म है वो ये है कि 1000 पॉपुलेशन में एक आशा सिलेक्ट और ट्रेन की जाती है। हालांकि जो थोड़े से मुश्किल एरियाज़ होते हैं जैसे कि पहाड़ी एरिया और ट्राइबल एरियाज़ और डेजर्ट एरियाज़, तो इनमें जो एक ग्रुप होता है लोगों का उसमें चाहे वो 1000 से कम हो चाहे ज़्यादा हो, एक हैबिटेशन के लिए एक आशा ट्रेन की जा सकती है। अब आशा का काम क्या है? वो अपना काम करती है जिसके लिए उसे इंसेंटिव मिलता है, उसके अलावा जो दूसरी कमेटीज़ हैं गांव की उनके साथ मिल के काम करती है। वुमेन कमेटी हो सकती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो सकते हैं, फिर विलेज की एक गांव की हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी होती है ग्राम पंचायत द्वारा बनाई गई, उसके साथ मिल के काम करती है। जो नर्स बहनें होती है ANMs, इनके साथ लाइजॉनिंग करती है। और आंगनवाड़ी वर्कर जो हैं वो किसी और के अंदर आते हैं, जैसे सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंदर। जो ANM होती है वो हेल्थ मिनिस्टर के अंदर आती हैं। ग्राम पंचायत की जो ये सैनिटेशन कमेटी है ये किसी NRHM के अंदर आती है। तो अलग अलग चीज़ों की लाइजॉनिंग का बेसिकली काम आशा करती है, इनको मिलाने का, इनको मिला के सबको साथ लेके चलने का काम करती है आशा। अब हम बात करेंगे सब सेंटर की, जो कि सरकारी चिकित्सा सेवाओं का सबसे नीचे का केंद्र है। सब सेंटर, इसको इंग्लिश में कहते हैं द मोस्ट पेरिफेरल आउटपोस्ट इन रूरल एरियाज। एक सब सेंटर बनाया जाता है 5000 पॉपुलेशन के लिए। अगर वो थोड़ा मुश्किल एरिया है जैसे कि पहाड़ी एरिया है, ट्राइबल एरियाज़ है या बहुत बैकवर्ड एरिया है, तो उसमें 3000 पॉपुलेशन के ऊपर एक सब सेंटर बनाया जाता है। एक सब सेंटर क्या क्या चिकित्सा सर्विसेज दे सकता है? वो देता है इम्यूनाइजेशन, बच्चों का टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की जांच, उनकी डिलीवरी वहाँ होती है, बच्चा पैदा कर सकते हैं, और बच्चा पैदा होने के कुछ टाइम तक, बच्चा पैदा होने के बाद की केयर।
फिर बच्चों को रेगुलर चेकअप, उनकी ग्रोथ ठीक हो रही है कि नहीं, उनका पोषण नॉर्मल है कि नहीं है, प्रिवेंशन ऑफ मेल न्यूट्रिशन। इसके अलावा फैमिली प्लानिंग, मतलब बच्चे कब करने चाहिए, कितना डिफरेंस बच्चों के बीच में रखना चाहिए, इसकी काउंसलिंग, और क्या तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं इस फैमिली प्लानिंग के लिए, उसकी काउंसलिंग। इसके अलावा दवाइयाँ मौजूद होती हैं छोटी मोटी बीमारी के लिए, जैसे कि निमोनिया, दस्तों के लिए, बुखार के लिए, कीड़ों की दवाई, छोटी मोटी दवाई की बीमारी की दवाइयाँ होती हैं। और जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो हमने बात की थी कि किसी किसी बीमारी के लिए पूरे प्रोग्राम बने हुए हैं, उसके अंतर्गत जो जो दिया जाता है वो ये सब सेंटर पे भी दिया जाता है। सब सेंटर पे क्या स्टाफ होते हैं, लोग कौन से होते हैं? सब सेंटर पे प्राइमरीली 2 स्टाफ होते हैं। एक ANM, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, इसको पहले कहते थे फीमेल हेल्थ वर्कर या हेल्थ वर्कर फीमेल। दूसरा स्टाफ होता है मल्टीपर्पज़ वर्कर मेल, ये आदमी होता है। फीमेल हेल्थ वर्कर ऑब्वियसली एक लेडी होती है। इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पे जो ANM होती है वो एक वॉलंटरी हेल्थ वर्कर रह सकती है अगर काम उसके पास ज़्यादा हो। इन 2 के अलावा वीक में एक आध बार विजिट करने आती है कौन? लेडी हेल्थ विजिटर, जो पड़ोस के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बैठती है, पर ANM और मल्टीपर्पज़ वर्कर को, मेल को सुपरवाइज करने के लिए आती है। तो लेडी हेल्थ विजिटर जो कि उसका नाम होता है हेल्थ असिस्टेंट फीमेल, और एक हेल्थ असिस्टेंट मेल, वही PHC से जो मेल वर्कर है सब सेंटर पे उनको सुपरवाइज करता है, देखता है कि वो काम, उनके काम ठीक ठाक करने का तरीका है कि नहीं। एक PHC पे एक हेल्थ असिस्टेंट फीमेल और एक हेल्थ असिस्टेंट मेल होता है जो कि 6 सब सेंटर के लोगों को सुपरवाइज करता है। तो वो वीक में एक बार हर सब सेंटर पर जाते हैं। अब जो केंद्र सरकार है वो किस किस की सैलरी देती है? वो ANM की सैलरी देती है, वो लेडी हेल्थ विजिटर मतलब कि हेल्थ असिस्टेंट फीमेल की सैलरी देती है। सब सेंटर जो चल रहा है अगर उसका कोई किराया लगता है तो वो किराया देती है। फिर सब सेंटर पर जो दवाइयाँ और इक्विपमेंट होती हैं वो सरकार, केंद्र सरकार प्रोवाइड। सरकारी चिकित्सा प्रणाली का अगला लेवल है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यानी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, शॉर्ट में PHC। एक PHC होता है 30,000 पॉपुलेशन के लिए। और फिर वही जो जहाँ जिन एरियाज़ में घूमना आना जाना मुश्किल होता है, जैसे कि पहाड़ी एरिया में, ट्राइबल या बहुत पिछड़े हुए एरियाज़ में, वहाँ पे हर एक 20,000 पॉपुलेशन पे एक PHC बनाया गया है। अब PHC के क्या फंक्शंस हैं? एक चीज़ होती है प्राइमरी हेल्थ केयर, जो आपको अलग लेक्चर में पढ़ाई जाएगी। उसके 8 एलिमेंट्स होते हैं, वो जो PHC है प्रोवाइड करता है। ये 8 एलिमेंट्स हैं। मेडिकल केयर मतलब कि आपकी जांच और जांच के अनुसार चिकित्सा उसकी। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, माँ और शिशु का स्वास्थ्य, जिसमें कि फैमिली प्लानिंग के तरीके भी इंक्लूडेड होते हैं। से पीने का साफ पानी और बेसिक सैनिटेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि PHC आपको साफ पानी देगा पीने के लिए, आपको बताएगा कि किस प्रकार से जो आपका गांव है, आपका एरिया है, आप अपने पीने के पानी को इतना साफ बना सकते हैं कि वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहे। और लोकल टॉयलेट कैसे बनाए जा सकते हैं, इस पर आपको नॉलेज दे सकता है और ऐसी जगहों का पता बता सकता है जहाँ पे जाके आप ये सब चीज़ें ले सकते हैं। उसके अलावा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकली, जो लोकल डिजीज़ हैं, बीमारियां जो लोकली फैलती हैं, उनकी प्रिवेंशन कैसे की जाए, और उसको प्रिवेंशन करने के लिए अगर कोई चीज़ होती है तो वो सप्लाई करते हैं, और उसका ट्रीटमेंट, इसे कहते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकली एंडेमिक डिजीज़। इसके अलावा वाइटल स्टैटिस्टिक्स, कितने साल में कितनी मौतें हुई हैं उस एरिया में, कितने बर्थ हुए हैं और कितनी शादियाँ, ये वाइटल स्टैटिस्टिक्स इकट्ठे करना भी PHC का काम है। हेल्थ एजुकेशन, लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना। जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम चल रहे हैं, जो ऊपर से लेकर नीचे तक एक प्रोग्राम चलता है, वो उस एरिया में जो चल रहे हैं उसको चलाना। फिर रेफरल सर्विसेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी बीमारियां किस लेवल तक
PHC तक ट्रीट हो सकती है। उसके बाद ज़रूरी है कि वो ऊपर के लेवल पे रेफ़र कर दी जाए, तो रेफ़र ठीक जगह हो, इसका रिकॉर्ड मेंटेन हो और जहाँ पे रेफ़र की जाए वहाँ पे उस बंदे को इलाज मिल जाए, इसे कहते हैं रेफरल सर्विसेज। इसके अलावा ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ गाइड, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि विलेज हेल्थ गाइड ट्रेन होते हैं, हेल्थ वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, दाई को ट्रेन किया जाता है, हेल्थ असिस्टेंट को ट्रेन किया जाता है, आशा को ट्रेन किया जाता है, तो ये PHCs पे होती है ट्रेनिंग। इसके अलावा छोटी मोटी लैब सर्विसेज जैसे हीमोग्लोबिन देखना और यूरिन का टेस्ट, छोटे मोटे छोटे मोटे लैब सर्विसेज PHC पे उपलब्ध होते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि PHC पे छोटी मोटी सर्जरी, छोटे मोटे ऑपरेशन भी करे जाएंगे, जैसे कि वैसेक्टमी, ट्यूबेक्टमी, बच्चे नसबंदी का ऑपरेशन, MTP मतलब कि बच्चा गिराना या अगर किसी का गिर गया तो उसकी पूरी सफाई करना, छोटे मोटे सर्जरीज PHC पे करे जाने का प्रपोजल है। रोम प्रोग्राम शॉर्ट फॉर्म है रीओरिएंटेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन। इसमें हर एक मेडिकल कॉलेज पे 3 PHCs प्राइमरी हेल्थ सेंटर को अटैच कर दिया जाए, जिससे कि जो बच्चे होते हैं, जो बच्चे मेडिसिन पढ़ रहे हैं, जो डॉक्टर बन रहे हैं, वो इन हेल्थ सेंटर्स पे आ सकें, इनकी सुविधाएं देख सकें और इंटर्नशिप के दौरान सुविधाएं प्रोवाइड कर सकें, जिससे कि जो मेडिकल एजुकेशन है वो अपनी देश की जनता की तरफ के हिसाब से दी जा सके। स्टाफ कितना होता है PHC पे? टोटल 15 स्टाफ होते हैं। एक मेडिकल ऑफिसर, एक फार्मासिस्ट जो दवाइयाँ देता है, एक स्टाफ नर्स जिसको कि मिडनाइफ भी बोलते हैं, नर्स मिडवाइफ, एक हेल्थ वर्कर फीमेल, एक हेल्थ एजुकेटर जो हेल्थ के स्वास्थ्य के संबंधी जानकारी देता है, 2 हेल्थ असिस्टेंट, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा हेल्थ असिस्टेंट होते हैं एक मेल और एक फीमेल, और उसके नीचे के 6 सब सेंटर को सुपरवाइज करते हैं, 2 क्लर्क, एक लैब टेक्नीशियन, एक ड्राइवर और 4 क्लास 4 वर्कर जो कि मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार होते हैं, साफ सफाई और मेंटेनेंस के लिए। ये जो 15 का स्टाफ है ये बढ़ाया जाने की प्रपोजल है। इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये बढ़ाए जाने की उम्मीद की जा रही है। और इसके अलावा 6 बेड्स जिससे कि पेशेंट को एडमिट किया जा सके हर PHC में देने की रिकमेंडेशन दी जा रही है। जो अगला लेवल है सरकारी चिकित्सा प्रणाली में, इसको कहते हैं सेकेंडरी हेल्थ केयर लेवल, वो स्टार्ट होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाया जाता है 80,000 से लेके 1,20,000 तक की पॉपुलेशन के लिए। इस कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 30 बेड्स होते हैं ताकि एडमिशन की जिसको पेशेंट को ज़रूरत हो वो यहाँ पे एडमिट हो सके। यहाँ पे एक्सरे फैसिलिटी भी होती है और काफ़ी लैब फैसिलिटीज़ भी होती हैं। जो स्टाफ होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे, उनमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, सर्जरी के स्पेशलिस्ट, मेडिसिन के स्पेशलिस्ट, जच्चा बच्चा के स्पेशलिस्ट और बच्चों के डॉक्टर। इसके अलावा 1 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होता है जो कि सुपरवाइजरी मतलब कि सब कुछ जिसकी देख रेख में हो ऐसा होता है, लेकिन हर स्टेट में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर नहीं है। कुछ स्टेट्स ने कहा कि हमको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जगह एक सेकंड मेडिकल ऑफिसर दे दो, तो वहाँ पे 2 मेडिकल ऑफिसर होते हैं और CHO नहीं होता है। जो स्पेशलिस्ट होते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे वो पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, लेकिन अगर उसको थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो तो उसको रेफ़र कर सकते हैं सब डिविजनल हॉस्पिटल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल पे भी। और अगर कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है और ज़्यादा ऊंची सर्जरी या ज़्यादा ऊंचा ट्रीटमेंट चाहिए तो सीधे स्टेट लेवल के हॉस्पिटल को भी रेफ़र कर सकते हैं या नियरेस्ट मेडिकल कॉलेज है उसमें भी रेफ़र कर सकते हैं। अब जो नए स्टैंडर्ड्स आए हैं CHC के लिए, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स, वो थोड़े इससे ज़्यादा हैं और इसको दूसरे लेक्चर में हमने कवर किया है। तो अगली स्लाइड में ये लिस्ट है जो स्टाफ प्रेजेंटली कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे पोस्टेड होता है। ये सब थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा IPHS के नए स्टैंडर्ड्स के साथ। अब आता है टर्शरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर जो शुरू होती है अस्पतालों से। कितनी तरह के अस्पताल होते हैं? रूरल हॉस्पिटल मतलब गांव के लेवल पे, काफ़ी सारे गांव के बीच में एक अस्पताल। फिर सब डिविजनल हॉस्पिटल मतलब जैसे हमने बात की थी कि डिस्ट्रिक्ट की और डिवीज़न होती है, तहसील या तालुक, उस लेवल का हॉस्पिटल जो कि एक डिस्ट्रिक्ट में 1 या 2 होंगे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, एक डिस्ट्रिक्ट का अपना थोड़ा बड़ा हॉस्पिटल।
फिर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, बहुत सुपर स्पेशलिटी और ऊंची ऊंची स्पेशलिस्ट होते हैं उसके अंदर। और टीचिंग इंस्टीट्यूशन मतलब मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसमें कि बच्चों को पढ़ाया भी जाता है, डॉक्टरी कर रहे बच्चों को पढ़ाया भी जाता है, तो उसमें और ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं। तो जो सब डिविजनल हॉस्पिटल है, ये प्रपोज किया गया है कि इस सब डिविजनल या तहसील हॉस्पिटल को सब डिविजनल हेल्थ सेंटर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जो कि कवर करेंगे 5 लाख की पॉपुलेशन को। और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, ये प्रपोज किया गया कि इनको डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जिसमें एक सीएमओ होगा, चीफ मेडिकल ऑफिसर, और 3 डेप्यूटी सीएमओ होंगे। अब क्वेश्चन होता है, बात उठती है कि हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर में फ़र्क क्या है, क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं हॉस्पिटल को हेल्थ सेंटर में। पहला फ़र्क ये है कि जो अस्पताल है वो खाली क्यूरेटिव सर्विसेज, मतलब आप अपनी बीमारी लेके गए, आपकी बीमारी सुनी गई, आपकी जांचें की गई और इलाज करके घर भेज दिया गया, खाली क्यूरेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करता है अस्पताल। जबकि जो हेल्थ सेंटर होता है वो इंटीग्रेटेड सर्विसेज देता है। इंटीग्रेटेड सर्विस का मतलब प्रिवेंटिव, प्रमोटिव एंड क्यूरेटिव, मतलब आपको डिजीज़ को कैसे, बीमारी होने से बचना कैसे है, अपनी हेल्थ को आगे कैसे बढ़ाना है, और उसके अलावा बीमारी हो गई अगर तो क्यूरेटिव तो है ही जो अस्पताल में पहले से है। दूसरा फ़र्क, जो अस्पताल है उसका कोई कैचमेंट एरिया नहीं होता, पूरी हिंदुस्तान में कहीं से भी कोई भी बीमार आके अस्पताल में आके और इलाज करा के और ठीक होके जाता है। जबकि जो हेल्थ सेंटर होता है वो एक डेफिनेट एरिया के लिए, जो उसके आसपास का काफ़ी बड़ा सा एरिया होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसको इस एरिया में लोगों की हेल्थ पहले से बेटर करनी होती है, बीमारियों से बचने की तरकीबें बतानी होती हैं, और बीमारियों से बचने के लिए जो दवाई या जो फैसिलिटीज़ होती है वो देनी होती हैं। उसके अलावा जो ट्रीटमेंट वो सब है वो तो हॉस्पिटल का पार्ट है ही है। तो एक एरिया के लिए कैचमेंट एरिया होता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई बाहर से आएगा तो उसका इलाज नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन रिकॉर्ड में उस पर लिखा जाएगा कि ये बाहर का है बस। तीसरा, तो हॉस्पिटल की टीम में खाली क्यूरेटिव, क्योंकि वो खाली क्यूरेटिव काम करता है तो क्यूरेटिव स्टाफ होता है, मतलब कि डॉक्टर, नर्सेज, ड्रेसर्स, वार्ड बॉय, ये लोग। और जो हेल्थ सेंटर है उसकी एक हेल्थ टीम होती है जिसमें कि मेडिकल और पैरामेडिकल वर्कर्स होते हैं। डॉक्टर, नर्सेज, ड्रेसर्स, इन सब के अलावा पैरामेडिकल वर्कर्स जैसे कि हेल्थ एजुकेटर्स और ANMs, कुछ हेल्थ विजिटर्स, ये होते हैं ताकि ये गांव-गांव में जाके, घर घर जाके लोगों को हेल्थ के बारे में बता सके, उनकी प्रॉब्लम सुन सके, और उनको दवाइयों के अलावा और भी जो चीज़ होती है जो आपको हेल्थ को अफेक्ट करती है उसके बारे में बता सके, और उन चीज़ों को बेटर करने के लिए उनकी हेल्प कर सके। अब वो संस्थाएं जो कि हेल्थ इंश्योरेंस देती हैं और साथ में चिकित्सा सुविधाएं भी देती हैं अपने इंश्योर्ड लोगों को। सबसे बड़ी है इनमें ESI, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। तो ये चलती है वो कंट्रीब्यूशन से, जो कि एम्प्लॉयज़ जो कवर्ड हैं उनके मंथली कंट्रीब्यूशन से, और उन एम्प्लॉयज़ को कवर करती है जिनको 15,000 पर महीने तक वेज मिलती है या उससे कम मिलती है। और ये जो नीचे चिकित्सा सुविधाएं वो देती है, बीमारी में चिकित्सा, बच्चा पैदा होने की दशा में माँ की देखभाल और बच्चा पैदा करने की सुविधा, और उसके बाद पोस्टनेटल केयर, एम्प्लॉयमेंट के दौरान कोई इंजरी हो इसकी, और पेंशन, अगर किसी को काम करते समय चोट लग जाए तो उसके डिपेंडेंट्स के लिए पेंशन। दूसरी है CGHS, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है, और ये जो नीचे एक एक करके लिस्ट आएगी ये प्रोवाइड करती है। इनके बारे में अलग लेक्चर में डिटेल में बताया जाएगा। और एजेंसीज जो चिकित्सा सेवाएं प्रोवाइड करती है, सरकारी एजेंसीज हैं डिफेंस मेडिकल सर्विसेज, मतलब हमारी आर्म फोर्सेस जो कि अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, डिफेंस पर्सनल के लिए और उनकी फैमिलीज़ के लिए हेल्थ सर्विसेज देती हैं, आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। और ये सर्विसेज इंटीग्रेटेड और कॉम्प्रिहेंसिव होती है। इंटीग्रेटेड का मतलब कि एक ही जगह से सब तरह की सर्विसेज मिलती हैं। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब प्रिवेंटिव, प्रमोटिव एंड क्यूरेटिव, मतलब अपनी हेल्थ कैसे और बेहतर करें, प्रोमोटिव, बीमारियों से कैसे बचें, प्रिवेंटिव,
और बीमारी हो जाए तो उसका क्योर, उसका ट्रीटमेंट, क्यूरेटिव। तो प्रिवेंटिव, प्रमोटिव एंड क्यूरेटिव जब इकट्ठी दी जाती है तो उसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। और एक ही जगह से अगर मिलती हैं ये, एक ही सेंटर पे आप जाओ, आपको जिस भी तरह की सर्विस चाहिए मिलता है, उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड। तो जो डिफेंस मेडिकल सर्विसेज है ये इंटीग्रेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव होती हैं। इसके अलावा जो रेलवे एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए रेलवेज प्रोवाइड करती है हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ यूनिट्स हैं और रेलवे क्लिनिक्स हैं। रेलवे हेल्थ सर्विसेज में हेल्थ इंस्पेक्टर्स भी हैं और रेलवे एम्प्लॉयज़ का रेगुलर हेल्थ चेकअप भी होता है। और इनके अलावा डिविजनल हॉस्पिटल्स होते हैं रेलवेज़ के, जिसमें स्पेशलिस्ट सर्विस होती हैं। और अब गैर सरकारी संस्थाएं जो कि चिकित्सा सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं लोगों को, ये है प्राइवेट एजेंसीज़। ज़्यादातर प्राइवेट एजेंसीज़ ही प्रोवाइड करती हैं चिकित्सा सर्विसेज लोगों को। सो प्राइवेट एजेंसीज लार्ज शेयर ऑफ हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं मेनली, लेकिन ये क्यूरेटिव होती हैं, प्रिवेंटिव और प्रमोटिव इसमें नहीं होती ज़्यादा। और ये प्राइवेट एजेंसीज ज़्यादातर शहरी एरियाज़ में पाई जाती हैं, और जो इसके लिए पैसा दे सकते हैं उनके लिए ये फ्रीली अवेलेबल होती हैं। कम से लेके ज़्यादा पैसे तक इनकी कीमत होती है। इसके अलावा हैं इंडिजिनस सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, मतलब कि आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी वगैरह। जो रूरल गाँव के एरिया होते हैं उनमें ये ज़्यादा प्रोवाइड होती हैं, हालांकि ये भी प्राइवेट होते हैं, कुछ सरकारी भी होते हैं। जो एजुकेशन है, आयुर्वेदा, सिद्धा, होम्योपैथी, यूनानी, इनको रेगुलेट करने के लिए सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन एस्टेब्लिश किया गया था 1971 में। इसके अलावा वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज होती हैं जिनको कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये फ्री या कम पैसे में इलाज प्रोवाइड करती हैं कुछ एरियाज़ में स्पेशल, इसके बारे में हम दूसरे लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे।